60% से ऊपर जो है पोलिंग हुई है। तो बहुत पॉजिटिव साइन है और लोग जो है एक तरह से देखा जाए कि उत्सव का माहौल दिख रहा है। जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मरने के बाद में जिस तरह से सुन्नी और शिया सेक्ट दोनों जो है मुसलमान का वर्ग जो है मुस्लिम वोट बैंक का जो वर्ग जो है एक हो गया है। इस थर्ड फेज में भी आप देखेंगे कि 155 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट जो है बहुत लोगों के खेल खराब कर सकते हैं। जम्मू रीजन में सरकार जो बनेगी वो जम्मू पर निर्भर है कि जम्मू से जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो सरकार बनाने के लिए आगे आ सकता है। जी हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं। तो पीडीपी भी शायद गलतफहमी का शिकार हो गई थी। उनको ये अंदाजा नहीं था शायद कि कांग्रेस और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक होके जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर आज आखिरी चरण में मतदान हुआ है, यानी आप जम्मू कश्मीर में आज मतदान खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर की जितने भी नेता हैं, जितने भी उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में थे, उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब जब नतीजे आएंगे तो तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकी है और किसे इस पर बड़ा झटका लगा है। लेकिन आज मतदान के दौरान जम्मू कश्मीर में कई बातें ऐसी हुई हैं, कई चौंकाने वाली बातें हुई हैं जिस पर हम बात करेंगे। और आज के मतदान के बाद जम्मू कश्मीर का क्या समीकरण बन रहा है, कौन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे है, किसकी हवा है, तमाम चीजें बात करेंगे। अरुण चौबे सर रोजाना की तरह मेरे साथ हैं। अरुण सर, आज का मतदान अच्छा मतदान रहा। अगर हम देखें कि पिछले मुकाबले तो इस सुबह से ही बहुत भीड़ थी मतदान के लिए, और हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे इलाके, खासतौर पर कश्मीर के वो इलाके जहां पर हमें उम्मीद थी कि ज्यादा मतदान नहीं होगा, वहां भी फिर से भीड़ उमड़ी। क्या लग रहा है? हाँ नरेश, ये थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा है, क्योंकि जैसे पहले चरण में 61% के आसपास वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में थोड़ा कम था क्योंकि श्रीनगर के आसपास के एरियाज में जो है 28% के आसपास वोटिंग हुई थी। लेकिन आज मैं अभी ट्रेंड्स देख रहा था तो 1 बजे का और 3 बजे का ट्रेंड्स तो मैं देख पा रहा हूँ। उसमें जो है उधमपुर और उधर सांबा के जो कंस्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पर 60% से ऊपर जो है पोलिंग हुई है। तो बहुत पॉजिटिव साइन है और लोग जो है एक तरह से देखा जाए कि उत्सव का माहौल दिख रहा है। शांति के साथ में बहुत शांति के साथ में जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं और लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जम्मू रीजन में। इस बीच सर पीडीपी ने आज आरोप लगाया कि वोटिंग स्लो, मतलब धीमी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है पीडीपी ने। उन्होंने कहा कि ये जो साजिश है रची जा रही है ताकि जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, जो उनके पक्ष में वोट भी करना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है, स्लो वोटिंग हो रही है। पीडीपी का यह आरोप है, क्योंकि आपने देखा होगा कश्मीर में जब आखिरी दिन का चुनाव प्रचार था तो उस दिन हमने देखा कि हिजबुल्लाह जो चीफ है उसकी मौत के बाद वहां पर जुलूस निकाला गया, एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब ये भीड़ उमड़ी है तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती को लग रहा था कि अब उनके पक्ष में भीड़ आई है। क्या लगता है आपको? हाँ देखिए, आप इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि जो हिजबुल्लाह के चीफ जो नसरुल्लाह की डेथ हुई है, उनकी किलिंग हुई है, तो उसके बाद 28 को हुआ था। तो 28 के बाद जो उसी दिन सब लोगों ने अपनी चुनावी सभाएं रोक दी। पीडीपी उसमें से आगे थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें से आगे था कि इन लोगों ने, इनके प्रमुख नेताओं ने अपनी कन्वेंसिंग रोक दी। उस दिन रोक दी जबकि एक दिन बाद जो है आखिरी दिन था कन्वेंसिंग का। तो उसके बाद इन लोगों को शायद, अगर मैं आपके बयान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें पीडीपी ने अगर उन्होंने आक्षेप लगाया है तो उनका मतलब ये हो सकता है कि साहब उसके बाद उन लोगों ने जो नसरुल्लाह के साथ जो है पूरे मुस्लिम जनमानस, भले वो शिया कम्युनिटी से आते थे लेकिन शियाज के साथ सुन्नी एकता जो है, पूरा मुसलमान समाज जो एक हो गया, चाहे वो श्रीनगर के पास हो या और सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें देखा गया कि रैलीज निकल गई, लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। तो उनकी डेथ के नाम पे जितने जो ये लीडर्स हैं वैली रीजन में आपने देखा होगा कि वो लोग एक होके, जो मुसलमान पूरा का पूरा समाज जो है एक होता हुआ दिखा। तो उसी की वजह से शायद वो सोच रही थी कि पूरा का पूरा वो समाज जो है जो उसका स्प्लिट नहीं होगा, एक तरफा वोटिंग होगी, जो शायद नहीं हो पा रही, इसकी वजह से वो ब्लेम कर रही हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है उसके, लेकिन उसका फायदा ऐसा नहीं है कि उसके उन्हीं उसी वोट बैंक में जो है बहुत सारी पार्टीज हैं जो अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश कर रही हैं। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी भी है, पीडीपी भी है, और उसमें आप देख रहे हैं कि वहाँ का जो छोटे छोटे दल हैं, इवन सजाद लोन की पार्टी जो है, सजाद लोन की पार्टी है, उसके अलावा वहाँ पर जो राशिद इंजीनियर की भी पार्टी है और इंडिपेंडेंट्स हैं। तो उसी वोट बैंक में जो मैं ज़्यादातर कहना चाहूँगा कि 16 जो सीट हैं वैली रीजन में, उनमें उनको लग रहा था कि एक तरह से जो है पोलराइजेशन हो जाएगा।
वो शायद होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज सर एक बयान और आया उस नेता का जिसने इस पूरे चुनाव की हवा बदली हुई है, इंजीनियर राशिद का। उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिला लेता। उनका ये बयान आया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद क्या अब इंजीनियर राशिद, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इंजीनियर राशिद के रास्ते, जो दरवाजे हैं उनकी पार्टी के, वो सबके लिए खुले हैं, वो बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर सरकार बनाने के लिए अगर आती है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। क्या लगता है कि क्या वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं? नहीं, इसके दो मायने निकल सकते हैं, मुझे जो समझ में आता है। एक तो पहला मतलब ये निकलता है कि साहब वो नहीं चाह रहे हैं कि जो उनकी इमेज एक बनी हुई है बीजेपी की बी टीम की प्रॉक्सी, कि बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जो खासकर वैली रीजन में जो है, वहाँ का मतदाता शांति को पसंद कर रहा है, देख रहा है कि यहाँ ट्रेड एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें वो उसको अच्छी लग रही हैं। लेकिन फिर भी उसमें एक जो है, जो 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 सेंट्रल का जो ये रूल है, गवर्नेंस है, उसके प्रति जो एपैथी है, यानी उसके प्रति खिंचाव बना हुआ है जनमानस में। वही जनमानस का खिंचाव जो है वो एंटी बीजेपी वोट है, और वो एंटी बीजेपी वोट जो है उसी में स्प्लिट भी है और उसमें कंसोलिडेशन भी है। तो उसको अपने पक्ष में करने के लिए मुझे लगता है इस तरह की बात उन्होंने कही। और खासकर जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मरने के बाद में जिस तरह से सुन्नी और शिया सेक्ट दोनों जो है, मुसलमान का वर्ग जो है, मुस्लिम वोट बैंक का जो वर्ग जो है, एक हो गया है। तो उसको भी स्प्लिट न करते हुए उनको लगता है कि शायद वो पूरी की पूरी तरह से उनको वोट कर दे, क्योंकि यहाँ जो 16 सीट हैं उसमें से 15 सीट पे वो प्रभावी हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से कश्मीर को लेकर बातचीत हो रही है, लोगों को, दुनिया ये देख रही है कि कश्मीर में बदलाव हुआ है। दुनिया ये लगातार सोशल मीडिया के जरिए या समाचार चैनलों के जरिए देख रही है कि कश्मीर में उद्योग लग रहे हैं, वहाँ के लोग अब डेवलपमेंट की ओर आगे आ रहे हैं, संविधान पे भरोसा जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ सकती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कि कश्मीर के लोगों का सरकार पे, खास तौर पर केंद्र सरकार पे कितना भरोसा है, ये चुनाव नतीजों के बाद सामने आएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर कश्मीर से अगर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती तो फिर यही माना जाएगा कि अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, ये भावना तो बनी हुई, अंडर करंट ये है, इसीलिए ये इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अभी मैं कल का एक इंटरव्यू है फारूक अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार के साथ इंटरव्यू में बात कही है कि उनसे जब पूछा, जबकि वो 50 साल के तकरीबन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि साहब आप किस तरह से, मतलब इस विक्ट्री को, या किस तरह से आप कॉन्फिडेंट है, तो उन्होंने इससे पूरी की पूरी तरह से किनारे कर लिया अपने को। उन्होंने कहा जिस तरह से मॉडल्ड इलेक्शन हो रहे हैं खासकर वैली रीजन में, वो इतने दिनों बाद अपने सर्वे के बाद में वो कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी ने जो ABC टीम तैयार कर दी है, चाहे वो राशिद इंजीनियर को ब्लेम कर रहे हो या जमायत इस्लामी को ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि उसमें वैली महबूबा मुफ्ती को ब्लेम करते हैं, महबूबा मुफ्ती को इसलिए ब्लेम करते हैं कि PDP के साथ में इन लोगों का था कि पुरानी सहयोगी हैं, कि ये लोग साथ में आ जाते तो एक तरफा इलेक्शन होता। इसमें भी बड़ी सही बात है, क्योंकि आप अगर 2014 असेंबली इलेक्शन के डेटा को देखेंगे तो उसमें अगर जम्मू रीजन की सीट में ज़्यादातर सीट बीजेपी जीती थी, तो उसके बाद PDP या थी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन इस समय जो हम उसके बाद 2019 और 2024 के आंकड़े देखते हैं तो PDP 0 हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इसी रीजन में, मैं 40 सीटों की बात कर रहा हूँ, इसमें जो है जम्मू रीजन में 2 या 3 सीट के आसपास जीतती हुई दिख रही थी। इस तरह की सर बिल्कुल खबरें भी आ रही थी कि राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर गए थे, उसके बाद से वहां पे एक इस तरह की बातचीत भी वहां पर थी कि देखिए अब तो राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो गए हैं, पॉपुलर नेता हो गए हैं, मजबूत विपक्ष आ गया है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के आने वाले सालों में सरकार भी आ सकती है, अगर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो जो 370 की बहाली है या जो उनको राज्य का दर्जा है वो मिल सकता है। इस तरीके की बातें भी कश्मीर में हो रही हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, इस तरह की बातें हैं, लेकिन मैं उसी अब्दुल्ला साहब की बात कहूंगा, फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को स्वीकार किया है कि 370 की बहाली इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो लेजिस्लेशन के, सपोज आपने यूनिफॉर्म तरीके से सब लोग मिलके लेजिस्लेचर में जो असेंबली में आपने एक मोशन पास कर दिया, लेकिन वो मोशन पास होना पर्याप्त नहीं है। आपको राज्य का दर्जा जो है स्टेट के, सेंटर की तरफ से मिलेगा, उसके बाद सेंटर के बाद में जब आपको स्टेट का दर्जा मिलेगा, वहाँ की 2/3 मेजॉरिटी के बाद में ये मोशन पास होगा, उसके बाद केंद्र सरकार के ही पाले में आता है। तो लड़ाई इतनी आसान नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस पोस्चरिंग से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, हम लोग लीगल लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही हमें जाके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इसका कुछ समाधान। उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक बात कही। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही है कि साहब राहुल गांधी की इमेज को लेकर, राहुल गांधी की इमेज जो है इस समय
ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस को की लीडरशिप के साथ में जो जिस तरह से खड़े हुए हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। इस समय वहाँ जम्मू कश्मीर में भी उनको लेकर यूथ में जो है एक उत्साह दिखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कितना कारगर होगी, वो आशा वाली इमेज कितना कारगर हो पाई। लेकिन उनके प्रति जो है एक तरह से देखा जाए तो लोग उनकी तरफ देखना शुरू कर दिए हैं और लोग काफ़ी आशान्वित भी हैं कि शायद कांग्रेस अगर आती है तो कुछ पॉजिटिव होंगी। चूंकि बीजेपी के साथ में जो एपैथी जो मैं भी कह रहा था, जो उसके साथ में जो न खड़े होने की वहां के लोगों में बात यह है कि साहब 370 हटा, 370 हटने के बाद लोगों के मन में ये बात भरी गई है कि हमारा सब कुछ छीन लिया गया। छीन लेने का मतलब एक स्पेशल प्रिविलेज की लोग बात कहते हैं, और जो कैंपेन चलाया गया कि साहब आपकी जमीनें हट जाएंगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उनको उनके मन में जो वहाँ की लीडरशिप हुआ करती, तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, सोपोर में जो अली शाह गिलानी जो बड़े नेता हैं वहाँ के, जो अब हुर्रियत के हुआ करते थे, गिलानी साहब की डेथ के बाद में जो है वहाँ पर तो कभी इलेक्शन में टर्नआउट हुआ ही नहीं था, लोग वोट ही नहीं करते थे। लेकिन इस बार सभी पार्टीज, सजाद लोन की भी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो या इन लोगों की पार्टी, सब लोग वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर, और उसी के साथ में एक और मैं नाम लेना चाहूँगा, एक और जगह है जहाँ के कैंडिडेट है, जो आपने देखा होगा अफजल गुरु को फांसी हुई थी, उनके छोटे भाई जो है सोपोर से खड़े हैं, एजाज अहमद गुरु जी, वो भी खड़े हैं जी। तो जो लोकसभा के इलेक्शन के दरमियान जो परिवर्तन की बयार चली, आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोगों ने आके जो है इस डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट में अपना पार्टिसिपेट किया है, उसकी वजह से भी लोग असेंबली इलेक्शन में उनको लग रहा है कि साहब हम अपने तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा इस थर्ड फेज में भी आप देखेंगे कि 155 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट जो है बहुत लोगों के खेल खराब कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बार के इलेक्शन में यही है कि इंडिपेंडेंट्स ने जो है इस्टेब्लिश पार्टी का, खासकर वैली रीजन में उन लोगों की जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक गड़बड़ा दी है। इस बात से सर मेरे को भी एक चीज समझ आ रही है कि कश्मीर के लोगों ने अभी समझ लिया है कि विरोध करने से काम नहीं बनेगा, लोकतंत्र में भागीदारी जरूरी है। अब वोट से चोट करेंगे वाला जो सीन था, जो पत्थरों से चोट नहीं होगी, वोट से चोट होगा। एक तरीके से ये माहौल आप कहना चाह रहे हैं कि ये माहौल वहाँ पे, ये माहौल है वहाँ पर, ये माहौल खासकर वैली रीजन में है, क्योंकि वहाँ पर उनको लग रहा है कि हम लोग जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। किस तरह से 370 चला गया हमारे साथ में, 35 से हट गया, तो हम लोग अब कुछ कर सकने की स्थिति पर नहीं हो रहा है। तो चलिए, जो बड़ी संख्या में वोटर्स का टर्न आउट है, ये भी एक मैसेज हो सकता है। लेकिन इस पे पूरी तरह से हम लोग कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है आज तो मुझे लग रहा है कि सर जो एग्जिट पोल तमाम एग्जिट पोल जो बनाते हैं सर्वे एजेंसियां, उनका भी माथा पच्ची चल रहा होगा कि क्या करें, क्योंकि कश्मीर का चुनाव इतना उलझन भरा हो चुका है। हालांकि अभी एग्जिट पोल आने में थोड़ा समय जरूर है, लेकिन सर इसमें हम एक चीज करेंगे कि कश्मीर में कितनी उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी 0 से 5 सीट तक पहुंच पाए? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का खाता जरूर खुलना चाहिए इस बार कश्मीर वैली रीजन में, और साथ में उनके समर्थित उन्होंने तकरीबन 19 कैंडिडेट खड़े किए हैं वैली रीजन में। वैली रीजन में जो 47 सीट्स हैं उसमें से 19 खड़े किए हैं, और जम्मू रीजन में तो उन्होंने सभी जगह पे कैंडिडेट खड़े किए। आज वाली अगर सीटों की बात की जाए तो आज जो 24 सीट हैं इसमें से बीजेपी ने सभी पे खड़े किए हुए हैं, कांग्रेस ने 19 पे खड़े किए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 जगहों पे खड़े किए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कुछ जगह फ्रेंडली फाइट भी कर रही है, आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो हडवारा और कुपवारा है, वहां पर सजाद लोन है, दोनों जगह से लड़ रहे हैं, वो जीतते हैं, वो किस तरफ जाएंगे। उसके बाद राशिद इंजीनियर अगर 15 सीट पे प्रभावी हैं, तो वो अगर 10 सीट जीतते हैं, उन्होंने एक बड़ा स्वीपिंग सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं 10 भी जीत सकता हूँ, 5 भी जीत सकता हूँ, हो सकता है मैं एक भी सीट न जीतूं। तो जब राशिद इंजीनियर इस तरह से कंफ्यूजन वाली बात करते हैं, इसका मतलब जो है इलेक्शन में जो है कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, भले ही वो। और उन्होंने इसके साथ में ये भी कहा कि अगर लोकसभा इलेक्शन के बाद में अगर मुझे फ्री कर दिया गया होता तो शायद आज मैं चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होता। हो सकता है वो बेहतर ढंग से नेगोशिएट कर पाते, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और इन सब के साथ उतना समय ही नहीं मिल पाया, उनको उतना समय ही नहीं दिया गया। तो कंफ्यूजन की स्थिति जो है कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जनता की बात है, जनता जो है अपना इतने जो 4 साल का जो ये 10 साल का जो पीरियड है, इसके बाद में जनता के मन में एक बात तो, जैसे कि रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ, उसमें एक बात तो घर कर गई है
कि हमें अपने तरीके से अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। वो इंडिपेंडेंट्स को देंगे, राशिद इंजीनियर को देंगे, लेकिन जम्मू में थोड़ा सा डिफरेंट है। जम्मू में जो है जो जम्मू में वोटिंग हो रही वो उसी तरह से हो रही जैसे कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 25 सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को वहाँ नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर बीजेपी वहाँ पे स्वीप करती है, अगर वो स्वीप करती उसके साथ भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि जम्मू रीजन की 2 पार्लियामेंट्री सीट्स में जो है कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, इसलिए वहां भी कॉन्फिडेंट बीजेपी उस तरह से नहीं है। फिर भी बीजेपी को लगता है कि वो 30 सीट मतलब जम्मू रीजन में सरकार जो बनेगी वो जम्मू पर निर्भर है कि जम्मू से जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो सरकार बनाने के लिए आगे आ सकता है। जी हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी वहां पर अगर पिछले आंकड़ों को लें और इस बार का जो लोकसभा सेगमेंट में लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो उसकी जो अफेक्टेड उसके अंदर आने वाली जो असेंबली सीट्स हैं उस सेगमेंट्स को लेते हैं, तो इस पर हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी 30 अगर जीतती है तो उसके बाद वहां पर वो राशिद इंजीनियर के साथ अलायंस करे, या फिर हो सकता है इंडिपेंडेंट्स जितने खड़े हैं उनके साथ अलायंस करे। जैसा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उन्होंने एबीसी टीम लगा रखी है, तो उसके लोग जीतते हैं। हो सकता है उन्होंने धनबल से भी उनको मजबूत किया हो, तो इस तरह के लोग जीतते हैं तो बीजेपी के साथ पॉजिटिव है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। जस्ट ऑपोजिट ये हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के फेवर में एक तरफा वोटिंग भी हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है। तो ये भी संभावना है। तो बहुत सारी संभावनाओं के साथ में चुनाव भरा हुआ है। बिल्कुल। तो आज का वोटिंग हमने देख ली कि आज भी लगातार जिस तरीके से शुरुआती दौर से देख रहे थे कि चुनाव में लोगों ने बहुत इच्छा जताई है और बहुत ही ज़्यादा भरोसा जताया है। लेकिन सर एक चीज़ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने समस्या ये आ रही है कि अगर वो कश्मीर रीजन से अगर सीटें कम आती हैं तो जम्मू से तो पहले से ही कमज़ोर है कांग्रेस, उनके सहयोगी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसकी वजह से उनको इस बार नुकसान हो सकता है। ये नुकसान होने की बात है, इसीलिए उन लोगों ने बढ़ चढ़ के पहले अलायंस किया था। उनको निराशा तब हुई जबकि पीडीपी ने अपना रास्ता अलग चुना। पीडीपी नेगोशिएटिंग टेबल पे आना चाह रही थी। उसको लग रहा था कि अगर वो अकेले लड़ेगी तो बेहतर ढंग से नेगोशिएट करेगी, क्योंकि 2014 का अगर वो एग्जाम्पल ले तो बीजेपी के बाद में जो है पीडीपी ही सत्ता में जो है 28 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। तो पीडीपी भी शायद गलतफहमी का शिकार हो गई थी। उनको ये अंदाजा नहीं था शायद कि कांग्रेस और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक होके जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका इन दोनों दलों को लगा जब राशिद इंजीनियर की पॉपुलैरिटी जो है उनके जब जेल से छूटे और जिस तरह से जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, तो वो एक पॉपुलैरिटी का कारण उनके लिए सिरदर्द बन गया। लेकिन इस बार जो 28 तारीख को जो हसन नसरुल्लाह की डेथ हुई है उसमें शायद ये पीडीपी सोच रही थी कि शायद उसकी भरपाई उनको मिल जाए, कुछ सीटें उनको बेहतर मिल जाए, इसीलिए मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन की बात करते हुए वो जो है लोगों को, सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि उनको जो है लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। ये मुझे समझ में आता है। बिल्कुल सर। तो अब देखना है कि इंतजार अब थोड़ा सा करना होगा। आज से जो है वो आप सिर्फ इंतजार ही करना है, क्योंकि चुनाव प्रचार भी हो चुका है, वोटिंग भी हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बस अब नतीजों का इंतजार है। जितनी भी बयानबाजियां होनी थी, जितनी भी मेहनत करनी थी, कैंडिडेट्स ने सब कुछ कर दिया। जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में कश्मीर की सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, खासतौर पर इन दोनों की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन वहां पर अब 4 ऐसी पार्टियां हैं, 4 या 5, जिनके बीच मुकाबला है। निर्दलियों की भी बहुत अहम भूमिका है। ऐसे में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, ये देखने वाली बात होगी। और हम लोग एग्जिट पोल पर भी बिल्कुल, अब इसके बाद हम जब एग्जिट पोल आएगा वो हरियाणा इलेक्शन के बाद आएगा ना सर। जैसे हरियाणा की वोटिंग होगी 5 तारीख की शाम को हम एग्जिट पोल पर बैठेंगे। हालांकि उससे पहले भी हम आपको सीट वाइज बताएंगे, रीजन वाइज बताएंगे कि कहाँ किसको ज्यादा वोट पड़े हैं, कहाँ कौन मजबूत स्थिति में है। ये तमाम बातें चर्चा हम रोज शाम को करेंगे। आप लगातार पोल पंच के जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com।